डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी। बायोमीटर हमारा टेम्परेचर कि कुछ इतना हाई लेवल तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है कि कुछ इस तरह से कि सन के ऊपर जो सरफेस पे टेम्परेचर है, सर के कोर में नहीं, अंदर नहीं जा रहे हैं हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो उसको भी बायोमीटर मेज़र कर सकता है। अगला आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट सी लेवल के ऊपर रखा हुआ है तो वो किस उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फिजिक्स के आपने वो किया होगा, क्या बोलते हैं, मिरर्स में। हाँ, कर किया होगा ना, फिजिक्स लैब में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो पेरिस्कोप का भी यूज़ करते हैं हम लोग। अगला आता है रिचर स्केल। रिचर स्केल की अगर हम बात करें तो अर्थ की मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के काम आता है, यानी कितना हमारा अर्थ को एक आया है या इसकी सेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, मतलब कहता है कि एक लेवल होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा लेवल हो गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। ठीक है ना, अगर बहुत ज़्यादा लेवल हो गया तो तबाही हो जाएगी, सीधी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्पीडोमीटर। आई होप ये तो सबको पता है आपको, स्पीडोमीटर किसके काम आता है, स्पीड ऑफ ए व्हीकल। स्पीड ऑफ ए व्हीकल। चलिए, अब कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत पॉपुलर हैं, बच्चे तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल तो कर लेते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम में पेपर तो आसान बना देते हैं कभी कभी, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको याद नहीं रहता कि इसको डिस्कवर किसने किया है। आई होप आपने याद भी रखा होगा बहुत सारी चीज़ें, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। बैरोमीटर कौन लेकर आया है, टॉरिसेली, है ना। स्टीम इंजन जो पिस्टन का था वो थॉमस न्यू कॉमन लेकर आया था। बाकी ईयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टीम इंजन जो कंडेंसर बेस्ड था वो कौन लेकर आया, जेम्स वाट। बायफोकल लेंथ कौन लेकर आया है, बी से बायफोकल लेंथ और बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, टेलीग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो एम लेमंड इसका इन्वेंटर है। बैटरी की बात करेंगे तो एलिसैंड्रो वोल्टा। बैटरी से वोल्टेज आता है, वोल्टेज से वोल्टा, ऐसे याद कर सकते हो आप। अगला है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो माइकल फैराडे इसका इन्वेंटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो एंड्री मैरी एम्पियर। देखो, गैल्वेनोमीटर से कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिक करंट जैसी बात तो करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का हमारा जो है यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का, बोलो। एम्पियर है ना, एम्पेयर। एम्पियर है। एम्पियर। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली समझ सकते हो एंड्री मैरी एम्पियर, है ना। आप ऐसे भी सोचो ना, एंड्री का ए है और मैरी का एम, तो ए एम तो आ ही गया, है ना? तो ऐसे आप सोच सकते हो। टेलीफोन का तो सबको पता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ, ग्राहम बेल तो सबको पता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो निकोला टेस्ला। अच्छा, अभी आपको पता है कि टेस्ला कंपनी का जो अभी इलेक्ट्रिक मोटर बना है, इलेक्ट्रिक कार भी बनने लग गया है ना, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अभी आप सोच सकते हो, निकोला टेस्ला कंपनी का। ठीक है, फिर है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर किसने बनाया है, फैसेंडेन पॉल्सन ने। टेप रिकॉर्डर कौन लेकर आया, बोलो, फैसेंडेन पॉल्सन। लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो होरेस शॉर्ट। आप याद कैसे करोगे, देखो, लाउड का मतलब क्या होता है, हॉर्न बजाना, है ना, हॉर्न बजाना। भाई हॉर्न क्यों बजा रहे हो, लाउड स्पीकर जैसा आवाज़ आ रहा है, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, और हॉर्न भी बजाओ तो शॉर्ट बजाओ, धीरे धीरे बजाओ भाई, ज़्यादा जोर से लाउड स्पीकर मत बनाओ, ऐसे सोच सकते हो ना तुम। एच ओ आर से हॉर्न बजा रहे हो तो धीरे धीरे बजाओ, यानी शॉर्ट बजाओ। तो लाउड स्पीकर मतलब गाना बजाओ लेकिन स्लोली स्लोली बजाओ, याद करने के लिए इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, एरोप्लेन की बात करते हैं। राइट ब्रदर्स बोलते हैं सब लोग, लेकिन ब्रदर का नाम क्या है, ऑरविले एंड विलपुर। विलपर बोल सकते हो, ऑरविले और विलपुर, ओ डब्ल्यू याद रखिएगा, और राइट ब्रदर्स। अगला आता है रेडार। रेडार की अगर हम बात करेंगे, एच टेलर एंड लियोसी। मैं बताता हूँ, ये बहुत नेग्लिजिबल चीज़ें हैं जो बच्चे याद नहीं रखते, बट एग्ज़ाम में क्या कर देते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। चार क्या बोलते हैं, डिवाइसेस का नाम लिख देंगे, और चार डिवाइसेस के साइंटिस्ट का नाम लिख दो, बोले मैच ऑफ द कॉलम का बताओ, और फिर बताओ कौन सा आंसर है। ये मोस्ट नेग्लिजिबल पार्ट होता है, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, तो मार्क्स तो मार्क्स होता है ना भाई, समझ रहे हो ना। चलो, अच्छा, टेलीविज़न की बात करते हैं। जो कलर टेलीविज़न बनाया था, जॉन बेयर्ड बनाया था। कौन बनाया था, जॉन बेयर्ड। आई होप ये तो पता ही होगा। अगला आता है जेट इंजन। जेट इंजन की बात करेंगे, सर फ्रैंक विटल, है ना। कुछ लोग विटल के नाम से याद रखते हैं, फ्रैंक विटल जेट इंजन बनाए थे। एटॉमिक बॉम्ब, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब, एडवर्ड टेलर।
एडवर्ड टेलर, ठीक है, एडवर्ड टेलर लेकर आया था हाइड्रोजन बम। क्लियर है, समझ पा रहे इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। मोशन की बात करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विथ टाइम देन इट्स देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसका मतलब कोई बॉडी है मेरे पास, क्या बॉडी है, अगर ये बॉडी यहाँ पर है और पॉइंट ए पे था, उसके बाद सराउंडिंग्स का मतलब पहले उसका सराउंडिंग ऐसा था, उसके बाद पॉइंट बी पे आ गया, यानी उसकी सराउंडिंग चेंज हो गई। इसका मतलब 100% बॉडी क्या है, किस में है बताओ, मोशन में है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। लेकिन कोई भी बॉडी ए से बी पॉइंट पे जाएगा, सो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, लगेगा ना। और टाइम लगेगा तो एक कंफर्म एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं चाहूँ तो डिस्टेंस को डी भी बोल सकता हूँ, एस भी बोल सकता हूँ, बट डिस्टेंस को हम डी मानते हैं और टी मानते हैं। बट ध्यान रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है, ठीक है। डिस्टेंस ए से, मान लो ये ए पॉइंट था, ध्यान से समझिएगा, ये ए पॉइंट है, उसको बी पॉइंट तक जाना है, तो हो सकता है ये सी पे गया हो, फिर ई पे गया हो, फिर ई पे गया हो, फिर एफ पे गया हो, फिर बी पे गया है। तो ये है D1, D2, D3, D4 और ये D5। तो टेक्निकली एक फिक्स डायरेक्शन तो नहीं मिला इसको, तो हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। बात क्लियर है या नहीं। इसी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, D1 प्लस D2 प्लस से लेके कहाँ तक, D5 तक, अपॉन क्या, D1 जाने में T1 टाइम लगा, T2 से लेके T5 तक। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो, बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो ऐसा चला गया, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था ये, तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, ठीक है। अगर ये मेरा, अगर ये D है, ये D है मेरा, ठीक है, ये क्या है मेरा D है। तो अब ये D1 D2 तो हमने लिख दिया डिस्टेंस है, बट बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये D कैपिटल D छोटा d जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर ये 10 है तो मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, तो 6 5 11 3 14 6 20 2 22 4 26 किलोमीटर हो गया ये, और ये कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में, हाँ बोलो। सर आप जहाँ ड्रॉ कर रहे हो वो दिखता नहीं है। अच्छा नहीं दिख रहा क्या, ओके, ऐसा क्या, अब दिखा क्या, देखो तो दिख रहा है, दिखा क्या। हाँ सर अब दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्पीड होता है ना, एवरेज स्पीड, तो वो क्या है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम टेकन। तो D1 प्लस D2 से लेकर D5 तक, तो हमने सब कुछ सोच लिया, 5 6 3 8 4 सब जोड़ा तो हमने 26 किलोमीटर आ गया। और अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें, मान लो A टू B डायरेक्ट हम जाते हैं, सपोज ये 8 किलोमीटर है मान लो, ठीक है, डायरेक्ट चले गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, while on the other hand the sum of different distances with different distances, and distance refers to scalar quantity, it means that it do not have a fixed direction, okay, technically no direction। वैसे तो हमने ट्रैवल किया, लेकिन टेक्निकली नो डायरेक्शन मतलब द डायरेक्शन वाज नॉट फिक्स्ड, बट इन डिस्प्लेसमेंट व्हाइल वी टॉक अबाउट वेलोसिटी विद द डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, बोलिए, ठीक है ना। हाँ सर। आई होप कि ये सब चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं, कैप वाली बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एनी इज कॉल्ड स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिखाई दे रहा है ना सबको, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, तो जब वेलोसिटी की बात होगी तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जब स्पीड की बात होगी तो हम बात करेंगे डिस्टेंस की। स्पीड के लिए डिस्टेंस की बात करेंगे और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक होता है फाइनल वेलोसिटी, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी। बात क्लियर है या नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ। वेलोसिटी में भी दो तरह की बातें होती है, ज़रा ध्यान से देख लेते हैं चीज़ें। आई होप की चीज़ें तो आपको पता होगी, बट फिर भी मैं रिकैप करा देता हूँ। देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोला जाता है v माइनस यू बाय टी। क्या बोला जाता है, v माइनस यू बाय टी। तो बेसिकली v माइनस यू हो या कुछ भी हो, बेसिकली ये क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और याद रखिएगा, इनिशियल जब गाड़ी स्टार्ट हो रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जीरो होता है, और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी क्या हो, रुकी हो, वो किसी भी मोमेंट पे पूछ सकते हैं। उस मोमेंट के वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मान लो ये बॉडी है, आई पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या गाड़ी रुका है, नहीं, चल रहा है। पहले 30 किलोमीटर था, फिर 40 था, ये 50 आ गया, फिर आगे चलकर हो सकता है और इंक्रीज हो, बट इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है, उस पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मेरा गाड़ी लास्ट में रुका है तो लास्ट अटेंड वेलोसिटी मेरा फाइनल वेलोसिटी था, और वो क्या है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैं बोलूँगा 50 किलोमीटर इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन मेरा वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर से टाइम, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर, और टाइम इनटू टाइम इज सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं इस चीज़ ऐसा ही को? ऐसा यूनिट हो जाता है, ठीक। आई होप ये पता ही होगा, बट फिर भी मैंने रिकैप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ ये सब चीज़ें आप पढ़े हो तो हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन है, क्या बात होती है तो थोड़ा हमें फास्ट जाना होता है ना। चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड इट विल नॉट बी एक्सेलरेटिंग। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के बाद अपनी स्पीड बढ़ा दो आप। बोलते हैं ना भाई, एक्सेलेटर बढ़ाओ, गाड़ी तेज करो, तेज चलाओ भाई, लेट हो रहे हैं, बोलते हैं ना लोग, भाई बोलते हैं कि नहीं, भाई तीसरे गियर पे डालो, फोर्थ पे डालो, फास्ट चलाओ भाई गाड़ी, स्लो क्यों चला रहे हो। तो एक्सेलरेटिंग तो तभी होगा ना, क्या, या तो हम गियर चेंज करें या रोड हमारा डिफरेंट है। अगर हम किसी भी बॉडी में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, अब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं होगी, स्पीड चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेट होगा गाड़ी। बोलो भाई, तुम लेट होते हो तो स्पीड बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो, बोलो। अगर स्पीड बढ़ाए तो हाँ सर। स्पीड बढ़ाए तो एक्सेलरेट किए तुम, और स्पीड नहीं बढ़ाए तो तुमने क्या किया, एक्सेलरेट गाड़ी को नहीं किया। बड़ा सिंपल मामला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, जो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे फेंकते हैं एक सर्टेन एंगल पे, कोई भी, अगर स्टोन को हम थ्रो करें तो कितने एंगल पे सबसे ज़्यादा हाइट अटेंड करता है वो, और रेंज अटेंड करता है 45 डिग्री पे करता है। सर्कुलर रेडियन की बात करेंगे, मोशन की बात करेंगे, फिर रोटेशनल मोशन की भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब किसी चीज़ को आपने उठाया, वापस वहीं पे ला के रख दिए, तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे जीरो। बोले कमाल की बात है यार, मैं उठाया, वहाँ लेके गया, फिर वापस उस ऑब्जेक्ट को वहीं पे लेके आ गया, तो बताओ टेक्निकली तुमने क्या किया, क्या किया, जीरो है तुम्हारा। टेक्निकली वो ऑब्जेक्ट वही जहाँ था वहीं है ना अभी भी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ अभी भी। अच्छा, एक बात है, ये बात तो समझ में आया, जीरो वाली बात। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा, अब बोलोगे सर ये नेगेटिव का क्या मामला है। मुझे बताओ, अगर तुम फोर्स लगाते हो, धक्का देते हो दीवार पे, क्या फोर्स तो तुम्हारा लगता है कि नहीं लगता है, बोलो, लगता है ना। देखो, ये मैं देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, एक्चुअल बात ये नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको वो ग्रांटेड मत ले लेना। तुमने धक्का तो दे रहे हो, फोर्स भी लगा रहे हो, लेकिन बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, बॉडी मूव नहीं करता है ना। अब देखो, मूव नहीं किया तो यहाँ तो फोर्स जीरो हो गया, चलिए ये बात तो समझ में आया। एक बात कभी कभी ये होता है कि हम किसी चीज़ को पुश करते हैं कि वो आगे जाए, लेकिन वो आगे जाने की जगह पे पीछे आ जाता है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ ना। अरे बोलो ना, सही बात है कि नहीं। तुमने हाँ उसको पुश सर। किया, वैसे तो स्प्रिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं, बट यहाँ लेना ठीक भी है या नहीं भी है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हो, किसी चीज़ को ले जाकर के दूसरी जगह रखना चाह रहे हो, वो वापस पीछे आ रहा है, बैक साइड आ रहा है, आपके अपोजिट टाइप में फोर्स लग रही है, तो कहीं ना कहीं बात तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव की हो गई, समझ रहे हो ना। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम यहाँ से उठाए बॉडी को, मोशन किए, आगे तक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, सर्कुलर मोशन में भी ये चीज़ें बात समझ में आती है, क्योंकि हम जब यहाँ से चले फिर हम वापस वहीं पे घूम के आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया एक तरह से, है ना, कि भाई जहाँ से चले आप वहीं पे वापस आ गए, तो फिर बात ही खत्म ना, जीरो की हो गई। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ा तरीके से, है ना। बट डिस्टेंस स्पीड आर ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिए, डिस्टेंस और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस जैसे स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड भी कभी क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है,
जीरो भी हो सकता है। बोल, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है आपको, बोलिए, अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नहीं सर। आगे की बात करते हैं। इसके सारे फार्मूला सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम लोग ओवरव्यू करके देखते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ने क्या किया, एक स्टोन को थ्रो किया है ना, स्टोन को थ्रो किया तो वो मूव करके यहाँ तक आ गया, समझ लो बात को। अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में जब हम देखेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक। ये जो होता है इसको एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच, है ना। इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, और ये बोलते है ना, बेसिकली एच नहीं आर बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, आर, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और इसको हम एच बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं, हाइट। अब इसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर थीटा है, ये वाला ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्या होगा, 90 माइनस थीटा। बात समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा के साथ हमारा जो स्टोन का जो लेंथ है, यानी जो हम लोग थ्रो किया है वो थीटा बना रहा है, तो मेरे पास अगर ये थीटा है और पूरा ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ, बता देना भाई, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ तो आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, देखते बताते रहना, ठीक है। बात क्लियर है, समझ रहे, कोई टेंशन नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी आप किसी रो करते हो तो वो पैराबोला जैसा पाथ ले लेता है, क्या लेता है, पैराबोलिक पाथ ले लेता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, 45 डिग्री होगी, तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे टॉप पे पहुँचेगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तब अटेंड करेगा जब ये कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री बनाता है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं, डिटेल में हम लोग और आगे चलेंगे, जब डिटेल में हम स्टडी करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँच गए थे, ये देखें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस इट्स मोशन इज इन पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ आप देखिए, पैराबोलिक पाथ बना है, ये पैराबोला है ना, इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। टू अचीव मैक्सिमम रेंज द एंगल द बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देयरफॉर ए लॉन्ग जंपर टेक्स जंप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अगर उसको बहुत ऊंचा कूदना है, होता है ना ओलंपिक्स में गेम होता है ना कूदने वाला, जंपिंग का, लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना, होता है ना, सुने होगे तुम लोग, ओलंपिक्स में गेम होता है। तो उसको 45 डिग्री के हिसाब से अगर वो कूदेगा तो सबसे ज़्यादा ऊंचा कूद पाएगा वो, ठीक है। टू मैक्सिमम हाइट द बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो, जंप तो 45 डिग्री पे करेगा, लेकिन पहुंचना कहाँ पे चाहिए उसको, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। अगर वो यहाँ पर पहुंचा, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा, अगर वो जंप किया और बॉडी यहाँ से यहाँ पर आया तो वो 90 डिग्री नहीं हुआ। 90 डिग्री मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, समझ रहे हो, बात क्लियर है कि नहीं, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, कूदना है उसको 45 पे, पहुंचेगा वो 90 डिग्री उस एक्सिस के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो डिटेल में और देखेंगे हम आराम से, ठीक है। चलिए, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी बॉडी को याद रखना, दोनों का मास सेम रखना है। पता चला कि आपने मास चेंज कर दिया, क्योंकि W इक्वल टू mg होता है, वेट जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि दोनों का मास क्या है, सेम है, दोनों का मास क्या है बताइए, सेम है। W इक्वल टू m जब तो पढ़े ही होगे, है ना। तो ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट, 9.8 टेंथ पर बोलो, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास भी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो एक ऑब्जेक्ट को देखिएगा, आपने क्या किया, ये मान लो टावर है, ठीक है। अब देखो टावर, यहाँ से आपने इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया सीधा सीधा, ठीक है ना। और एक ऑब्जेक्ट को तुमने हॉरिजॉन्टली फेंका, ऐसा करके, समझ रहे हो, ऐसे करके हॉरिजॉन्टली फेंका। तो मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टली मतलब तुम सीधा सीधा फेंके हो, ठीक है ना, ऐसा, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब दोनों जो है ना एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों क्या करेंगे, एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, सेम पॉइंट से फेंका है, समझ रहे हो। तो एक तो डायरेक्ट नीचे ड्रॉप कर दिया, और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टली फेंका। तो लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट जो है बाद में, अब बोलो सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं पहले फेंक दिया, ऐसा नहीं कि एक को पहले फेंका बाद में फेंकना, नहीं, दोनों को एक साथ होना चाहिए। यानी एक आदमी दो सेम टाइप का ऑब्जेक्ट लेके खड़ा रहे और एक ही टाइम पे फेंके, एक बार ड्रॉप हुआ उसी सेकंड में क्या हो जाना चाहिए, अगला ऑब्जेक्ट क्या हो जाना चाहिए,
बोलो, हॉरिजॉन्टली थ्रो जाना चाहिए, समझ रहे हो? तो दोनों चीज़ एक टाइम पे ही पहुंचेगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत बात है ना, मैं एक में फोर्स लगा रहा हूँ दूसरे में नहीं लगा रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बात क्या होती है कि जब वो फ्रीली फॉल बॉडी हो रहा होता है तो उस समय पे मास चूंकि कांस्टेंट है, तो काम कौन करेगा? एक्सेलरेशन करता है। क्या करता है? एक्सेलरेशन। तो जैसे ही आप एक साथ फेंकते हो तो उसके बाद मास का रोल खत्म हो जाता है, काम किसका शुरू हो जाता है? बोलो किसका शुरू होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है सेम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन से खींचती है किसी बॉडी को, चाहे आप ऑब्जेक्ट आपका किसी भी जगह प्लेस्ड हो, क्योंकि इट इज़ ग्रेविटी इज समथिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, माना नहीं, रियलिटी भी है, आप जानते भी हो। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला है सर्कुलर मोशन। अगला क्या है हमारा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखते हैं। When it moves along a circular path, then its motion is called circular motion। अगर ये बॉडी है ना, यहाँ बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन पे घूम रही है, ये बॉडी है जो सर्कुलर मोशन पे घूम रही है ऐसे करके, है ना, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक बात और बताता हूँ आपको, पता है जो भी आप टीवी देखते हो, एंटीना देखते हो, जो भी चीज़ें आती है आपके प्रोग्राम हैं या, तो वो सारी चीज़ें हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या लगा हुआ है? सैटेलाइट लगा हुआ है। क्या लगा है? सैटेलाइट। जैसे जैसे अर्थ घूमता है वैसे वैसे सैटेलाइट उसके साथ घूमता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो जैसे जैसे मेरा अर्थ मूव करता है वैसे ही हमारा सैटेलाइट मूव करता रहता है। ठीक है, एक एन वैसे तो अगर हम बात करें मून की, तो मून भी एक सैटेलाइट है, लेकिन उसको नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है ना, जो प्रकृति ने हमें दिया है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होता है जो हम टेलीविज़न देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, रडार सिस्टम यूज़ करते हैं डिफेंस में। ठीक है, मॉनिटरिंग करते हैं, किसी का स्पेस प्लेस ट्रेस करते हैं, आप गूगल मैप यूज़ करते हो, सारा कौन काम कर रहा है? टेक्निकली कौन कर रहा है? हमारा सैटेलाइट कर रहा है, जो कहाँ पे लगा हुआ है? हमारा अर्थ के सरफेस पे लगा है। बात क्लियर है ना? समझ पाए आप लोग? बोलिए क्लियर है कि नहीं? और इस पूरे प्रोसेस में एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार जब जिस स्पीड से हमारा अर्थ घूमेगा उसी स्पीड से हमारा क्या घूमेगा? सैटेलाइट, ना ही तेज ना ही स्लो। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हम रोटेशनल रखते हैं तो चीज़ें अलग हो जाती है, जो हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अर्थ की स्पीड कांस्टेंट रहती है उसकी, और उसका जो फैन ब्लेड है वो रोटेट करता रहता है अराउंड ए हब। तो यहाँ पे फैन लगा रहता है, और उसकी वजह से साथ में क्या होता है, वो साथ साथ जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा वो भी क्या होता है? रोटेट। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर स्पीड फिक्स कर देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा ना तेज करेंगे ना ही स्लो करेंगे। इससे ये पता भी चल जाता है कि जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पता लगा लेते कभी बारिश होने वाली है, मौसम ख़राब है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वहाँ से वेव्स चल कर आता है तो हमारा सैटेलाइट पता लगा लेता है, बराबर ना। तो सैटेलाइट में चेंजेस आते हैं जिसमें कि बहुत सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे आगे चल करके, है ना। तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोग आसानी से पता लगाते हैं सैटेलाइट के थ्रू। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है किसके अंदर होता है? सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच टेक्स प्लेस सच ए वे दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव इन सर्किल अबाउट एन एक्सिस with a common angular velocity called rotational moment। example oscillating table fan। अच्छा, तुमने टेबल फैन भी देखा होगा, तुमने पेंडुलम भी देखा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? हालांकि पेंडुलम में रोटेशनल मोशन हम पूरी तरह से नहीं करते, क्योंकि पूरी तरह से रोटेशन नहीं करता वो, एक पार्टिकुलर। देखो यहाँ पर जैसे ये फैन है, आप देख रहे हो ना, फैन फैन देखते हो, ये दिख रहा है तुमको फैन? तो फैन यहाँ पे मूव करेगा और फोन यहाँ पे मूव करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है? क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं। आप बोलोगे ये रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन। आप देख पा रहे हो ना सबको? ये यहाँ गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वहाँ पे जाएगा, इससे जाएगा, आता रहेगा। मतलब एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, इसी कॉमन पॉइंट को उठा के यहाँ डाल दोगे तो फिर से ये अपना एक्सिस चेंज तो हो गया, लेकिन रोटेशन उतना ही करेगा वो। वैसे पेंडुलम होता है ना। पेंडुलम देखो ऐसा ऐसा ऐसा, उसका फिक्स है, देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? बोलो, बोले क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो कभी कभी एग्जांपल में दे देते हैं एग्जाम में कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल तो खैर देंगे नहीं, बट समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एग्जांपल अगर देंगे तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर, ठीक है, आगे क्लियर बढ़ते है। हैं। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता है। तो कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो आप ईमानदारी से पूछ लेना। चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूटन्स प्रोपाउंडेड थ्री थ्री लॉज। एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना।
तो उसमें मुझे कुछ सा डायग्राम में बनाना पड़ सकता है, तो मैं उसको मिटा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ में क्या है देखिए, एवरी बॉडी रिटेन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until an external force is applied on it. This law is known as न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो। देखिए बात तो की थी न्यूटन ने, लेकिन इसमें मदद थोड़ा सा किसने कर दिया? गैलीलियो ने कर दिया। ज़रा ध्यान से समझिएगा इसमें, हालांकि आपको पता तो आपको सब लोगों को है ही। मुझे बताइए, अगर एक बॉल क्रिकेट का बॉल है या फुटबॉल है, आप फुटबॉल पहले कैसे था? रेस्ट पे था, तुमने पैर से किक किया। अब फुटबॉल क्या चाहेगा? फुटबॉल क्या चाहता है? वो जैसा था वैसे ही रहना चाहता है, समझ रहे हो? मेरी बात क्लियर है कि नहीं बताइए, है ना? वो चाहता है कि पहले वो रेस्ट था, आज भी वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वापस जाकर थोड़ी देर बाद रेस्ट में चला जाएगा वो। चलिए ये तो बहुत सिंपल बातें हो गई, जरा ध्यान से और समझिएगा, ठीक है? आपका बॉडी है, ठीक है? आप बस पे बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हैं, है ना? बस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं पर्टिकुलर स्पीड से या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम। एकाएक क्या होता है कि ब्रेक मारा जाता है, ब्रेक मारता है कौन? ड्राइवर। तो आप आगे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा बॉडी अब था तो मोशन में, ठीक है? ब्रेक मारने के बाद क्या किया गया? फोर्सिबली हमारे बॉडी को क्या करने की कोशिश की गई है? रेस्ट पे लाने की कोशिश की, इसे हम आगे की तरफ चले आए। यानी इसका मतलब चेंजेस तो तब होंगे जब हमारे जो एक्चुअल पोजीशन था उसमें जब हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। यानी एनी बॉडी विच इज़ इन द रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, और इफ़ द बॉडी इज़ इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन एंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे बताओ, तुमने पैर में इस बॉल पे किक किया तो क्या तुमने फोर्स नहीं लगाया? टेल मी यस, बोलो भाई, लगाया है ना? यस। बॉडी तो नहीं चाहती थी, फुटबॉल तो नहीं चाहता था वहाँ से जाना, लेकिन तुमने पैर से धक्का मारा, मतलब धक्का नहीं सॉरी, वो किक किया, तो फिर से अपनी औकात पे आ जाएगा। बोला नहीं भैया, आपने एक बार किक कर दिया तो ठीक है, लेकिन मैं रहूँगा शांति से रहूँगा ही। लेकिन फिर से कोई आदमी अब वो मूव करने लगा है, तो अब वो मूव स्टार्ट कर दिया, मूव करना, बॉल अब मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब मूव ही करना चाहेगा वो। कब? तब तक जब कोई दूसरा पैर से उसको रोके नहीं। आई होप कि समझ में तो आपको वैसे भी आ गया और आप जानते भी हो, ठीक है? खैर ये बस वाली बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, है ना? ठीक है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन द बस फॉल्स बैकवर्ड एंड इफ ए बस इज सडनली स्टॉप्स देन द पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है या रहना चाहता है किस पे? मोशन में, ठीक है? बोलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की सेकंड लॉ की, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? भाई मोमेंटम का मतलब क्या है? बताओ मोमेंटम क्या है भाई? बोलो, पढ़े हो? थोड़ा तो बताओ, कि खाली मैं ही बताऊँ खाली उतनी देर से? नहीं पढ़े हो मोमेंटम? नहीं बोलोगे? बोलो। अरे भाई मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है भाई? तुम लोग ऑनलाइन हो या? मास इंटू वेलोसिटी, उससे कोई बात नहीं। देखो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब ध्यान से मुझे बताइएगा कि अब मुझे बताओ, दो तरह की चीज़ है। अगर कोई, जैसे क्रिकेट तुम खेलते हो, है ना? क्रिकेट खेलते हो, अगर किसी बैट्समैन ने बहुत ज़ोर से मारा है, बहुत ज़ोर से मारा बॉल को, बॉल का मास तो फिक्स है, बोलो, है ना? लेकिन जब तुम उसको कैच करोगे तो हाथ में ज़्यादा जोर पड़ेगी, चोट लगेगा, ऐसा कुछ दर्द होगा, ऐसा हल्का सा, है ना? बहुत ज़ोर से फिट किया है तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो वेलोसिटी ज़्यादा थी। अब वही धीरे से बैट अगर मारे तो, अपन बिल्कुल देसी स्टाइल में चल रहे हैं, ठीक? अगर धीरे से मारे, थोड़ा आराम से कैच कर ले, तो हाथ में दर्द भी नहीं होता, चोट भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मास तो आज भी बॉल का फिक्स है, क्रिकेट बॉल का फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी क्या था उसका? क्या था? कम था, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, बोलो, समझ में आ रही है? अब इसमें ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ों को हम रोकें,
अब फोर्स बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा ये कब कब पता चलेगा हमें, जब हम उसके फोर्स का डायरेक्शन हमें पहले से पता हो। मुझे बताइए, जब आप बॉल हिट करते हैं, है ना, तो आप जब उसको कैच कर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा एग्जांपल, ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स द हैंड बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल। तो आपको एक बात समझ में आया कि ये पूरा प्रोसेस क्यों हो रहा है, वेलोसिटी की वजह से। सिर्फ वेलोसिटी की वजह से नहीं, मास इंटू वेलोसिटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे मास चूँकि कांस्टेंट है क्रिकेट बॉल का, लेकिन मुझे बताओ एक प्लास्टिक का बॉल लो, एक कॉर्केट का बॉल जो होता है जो क्रिकेट में खेला जाता है, और एक होता है तुम्हारा कौन सा, टेनिस बॉल होता है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तीनों को मैं सेम फोर्स लगा के हिट करूँ तो क्या मोमेंटम सेम रहेगा? फोर्स मैंने नहीं सब सर। सब में फोर्स लगाया 10 न्यूटन, मान लो बैट से, उतनी ताकत है हमारे शरीर में, 20 न्यूटन लगा सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या मोमेंटम सेम रहेगा? नहीं, दोनों सबका मोमेंटम अलग हुआ। क्यों मोमेंटम अलग हो जाएगा? क्योंकि आपने चेंज क्या कर दिया, मास चेंज कर दिया। प्लास्टिक बॉल मास। हल्का होगा, कॉर्केट बॉल जो होता है, कॉर्केट बोलते हो ना तुम लोग क्रिकेट के, है ना, तो कॉर्केट बोलते हैं हम लोग, है ना, वो वाइट वाला जो होता है ओरिजिनल, ठीक है। तो वो कॉर्केट बॉल की बात करेंगे तो उसमें मोमेंटम चेंज होगा। तो आपको एक बात समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब फोर्स बैलेंस नहीं है। कब तक बैलेंस नहीं है? जब तक आप उसको बैलेंस ना करो, ठीक है, चाहे उसको रोक करके करो या जैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो कोई डाउट तो नहीं होगा? आई थिंक ये सब तो पता भी होगा, बट रिकैप कर लिया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़े। हाँ सर। चलो थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी है, अगर आप उस पर जितना फोर्स लगाएंगे वो आपको उतना ही फोर्स अपोजिट लगाएगा, ठीक है। अपोजिट होता है और इक्वल होता है। अपोजिट होता है, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेक्चर के टाइम पे। अगर तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, हाँ, मतलब जिसको तुम नहीं जानते हो, फ्रेंड है तो गलती है तो समझ में आ रहा है, तो सामने वाला भी क्या करेगा? फॉर इक्वल अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ लगा देंगे, है ना। थर्ड लॉ क्या होगा? वो भी सामने वाला थप्पड़ मार देगा, है कि नहीं। तुम बोलोगे कि तुम नालायक हो, बकवास हो, तो सामने वाला तुमको क्या बोलेगा? वाओ थैंक यू सो मच, तुमने मेरी आंखें खोल दी, आई एम सो थैंकफुल टू यू। ऐसा एग्जाम में मत लिख देना। अब तुम किसी की तारीफ करोगे अपने दुश्मन की भी, तो वो भी क्या करेगा? अरे भाई तुम भी अच्छे हो यार, ऐसी क्या बात है। तो कहने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जब चलता है, जब न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आप यूज़ करेंगे ना, सोचेंगे कोई भी काम को करने से पहले, ठीक है, तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहेंगे आप चीज़ों को। बट चलिए यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। एक वॉल है, वॉल के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो वह भी आपके ऊपर अपोजिट फोर्स कितना लगाएगी? कितना लगाएगी बताइए? अगर ये वॉल है, वॉल के ऊपर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वापस वॉल कितना आपके ऊपर लगाएगी? 10 न्यूटन का। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलिए स्प्रिंग की बात करते हैं। ये स्प्रिंग है, उसको आप खींच रहे हो अपनी तरफ, तो अपोजिट सेम फोर्स से अपनी तरफ वो खींचेगी, क्योंकि वो चाहती है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहती है, ठीक है। चलिए ये तो बात खैर आपको समझ में आ ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम बिकॉज द वुडन ब्लॉक इज नॉट रेस्टिंग अगेंस्ट ए सपोर्ट। द ब्लॉक एंड नेल्स बोथ मूव फॉरवर्ड ऑन बीइंग हिट। भाई क्या हो रहा है इसके अंदर? वुडन फ्रेम देखे हो आप? वुडन फ्रेम देखे होगे आप, है ना, देखे हो? चलो ना, कोई भी वुडन फ्रेम मान लो, ये वुडन फ्रेम है, वुडन फ्रेम मान लो ऐसा है, ठीक। आपने इस पे नेल पे क्या किया? हिट किया। तो मुझे बताओ कि पहली बात ना कि सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये फ्रीली फॉलिंग है, ये फ्रीली फॉलिंग है, मतलब ये घूम रहा है फिर रहा है, तो क्या तुम इस पर नेल डाल सकते हो? भाई कोई चीज़ झूल रहा है आसमान हवा में, कैसे ठोक तुम वो क्या बोलते, कील कैसे ठोक लोगे? फिर ठोक सकते हो क्या? नहीं ठोक सकते हो। अरे बोलो ना, नहीं लिखा है ना, वुडन ब्लॉक इज नॉट रेस्टिंग, उसको रेस्ट, सॉरी कहाँ लिख दिया, ये देखो, ये वुडन ब्लॉक इज नॉट रेस्टिंग, रेस्ट करता हो ना, सो रेस्ट पे मतलब उसको रेस्ट पे रहना पड़ेगा। अगर वो रेस्ट पे अगेंस्ट सपोर्ट लिखा भी तो है, देखो अगेंस्ट सपोर्ट, सपोर्ट होना चाहिए उसको, देन द ब्लॉक एंड नोल्स बोथ मूव फॉरवर्ड ऑन बीइंग हिट। अब क्या होता है कि ब्लॉक जो है, नेल्स क्या होता है अंदर की तरफ जाता है, ब्लॉक थोड़ा थोड़ा आगे आता है,
आगे नहीं आता, बेसिकली नेल्स अंदर जाता है तो हम कहते हैं ब्लॉक आगे आ रहा है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन समझदारी के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे या बॉडी पे उस पर आप तो नेल्स नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं? तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी चीज़ पे आप फोर्स जितना लगाएंगे उतना ही फोर्स आपके ऊपर वो लगाएगी। जब हम हिट करते हैं नेल को तो उतना ही फोर्स लगाती है कौन? नेल। एक्चुअल में ब्लॉक या फिर जो सपोर्ट है किसके? हमारे हैमर के ऊपर। बात समझ पा रहे हैं इसमें? बोलो, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, जो डिटेल में हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। ठीक है, अगर हम इक्वेशंस के मोशंस की बात करते हैं तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे। आई होप कि कुछ लोग को पता भी होगा। अब जैसे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, इस सबका डेरिवेशन पता है ना आप लोगों को? अरे बोलो ना, पता है कि नहीं? हाँ चलो सर। पता होगा। हाँ जैसे सर। कि आपको पता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अभी मैंने बताया था एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कीपिंग इन माइंड दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टू। अब ए और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? वी माइनस यू। ठीक है, बराबर ना? अब इसको इधर लेके आओ तो क्या आएगा? ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। तो ये तो तुम स्कूल में पढ़े भी हो, बट हमें तो क्या एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे उसको, है ना? और जो डेरिवेशन का पार्ट जो कंसेप्चुअली यूज होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ए हमारा याद रखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल की चीज़ें यहाँ करने लगेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा, तो साल साल भर तो बचता नहीं है हमारे पास। तो हम ये मान के चलते हैं कुछ चीज़ें आप स्कूल में पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, और हम यहाँ पर ट्रिक अप्रोच यूज़ करेंगे, ऑप्शंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और एस एम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कुछ लोग क्या करते हैं, एस को स्पीड मानते हैं। तो स्पीड मानने कुछ नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को आप यू और वी मान चुके हो तो आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। लेकिन डी अगर ले तो डिस्टेंस में, डी को आप कैसे डिनोट करोगे? डिस्टेंस से करोगे। बात क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से समझते हैं, एक एक करके बारी बारी से। ठीक है, एक सेकेंड। एनी एक्शन विच कॉजेज पुल और पुश ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मुझे बताओ, जब दरवाज़ा खोलते हो आप, है ना, घर पे जो एक होता है ना खींचने वाला दरवाज़ा, है ना, बराबर ना? तो दो चीज़ करते हो, या तो पुल करते हो या पुश करते हो। पुश करते हो क्या? दरवाज़ा खोलने के लिए। और पुल करते हो, अब डिपेंड करता है कि तुम बाहर हो या अंदर हो। तो आई होप कि ये सब चीज़ें तो पता ही होगा आपको। पुल या पुश करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और हम जब पुल या पुश करते हैं तो बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दीवार पे पुश करो तो दीवार मूव करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दीवार को खींच नहीं सकते, ना दीवार को पुश कर सकते हो। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमने फोर्स उस चीज़ पे लगाया जो मूव कर सकता है। हालांकि फोर्स हम कहीं भी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना? समझ रहे हो बात को? बोलिए। There are mainly four fundamental forces in nature: gravitational forces, weak nuclear forces, electromagnetic forces and strong nuclear forces। ये चार तरह के फोर्सेस हैं। जनरली बहुत सारे बच्चे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको डिटेल में जब देखेंगे तो इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, तो न्यूक्लियर बॉन्ड बनाते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो उसके पीछे न्यूक्लियर जो इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास सब्सटेंसेज हैं जो हम यूज़ करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बनता है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है जो हमारे आगे चल करके फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स तो उसमें देखेंगे। ठीक है, जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है? खींचती है। ठीक है, अच्छा तुम लोग एक चीज़ फिल्म तो देखते होगे भाई, अगर कोई बॉम्ब फेंका तो आदमी उड़ने कैसे लग जाता है आसमान में? अगर टीवी पे दिखाते तो सच भी होता होगा। छोड़ो वो सब बातें, छोड़ो। करंट मारता है तो कैसे फेंका जाता है आदमी? भाई बोलो, कुछ तो बात होती होगी भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, करंट मारता है तो देखते हो चिपक जाता है आदमी, नहीं बोलोगे? अरे तुम नहीं देखे हो तो कोई हाँ बात नहीं, सर। मानते तो हो ना भाई कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर, ऊपर से मैग्नेटिक इफेक्ट भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की बातें होती है, जो हम लोग जब हम कैपेसिटेंस की बातें करेंगे तो देखेंगे। चार्जेस की बात होती है क्या हमारा बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जैसे अर्थिंग। लेकिन चार्ज पार्टिकल्स अगर अलग अलग हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज के साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड है तो हम चिपक भी जाएंगे।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें ऐसे सरफेस पे खड़ा होकर के करना चाहिए ताकि हम अपना जो साइड है न्यूट्रल बना लें, और न्यूट्रल अगर हम रहेंगे तो ना ही हमें इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा और ना ही प्रोटॉन खींच पाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए लोग बोलते हैं लकड़ी वकड़ी ले लो हाथ में, कुछ अगर इलेक्ट्रिक छू रहे हो तो। बात समझ रहे हो? ताकि हम अपने बॉडी को क्या बना दें, क्या बना दें, न्यूट्रल बना दें। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और इसलिए न्यूट्रल भी बना दें क्योंकि वुड जो है क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप सुने होंगे, सही बात है ना? तो इसीलिए बोला जाता है। हाँ तो सर। ये हम आगे बढ़ के पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो, ए बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज एक्टेड ऑन ए फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कुलर मोशन है तो सर्कल के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आई डोंट नो कि बचपन में तुम लोग ऐसे किए हो कि नहीं किए हो, लेकिन कुछ लोग करते हैं। हाथ में एक धागा लेते हैं और यहाँ पे एक स्टोन लेते हैं और घुमाते रहते हैं। उसको घुमाने में बड़ा मज़ा आता है उनको। बात समझ रहे हो, है ना? स्टोन लिए और घुमा रहे हो, है ना? तो बेसिकली छोड़ो, वो सब बातें भी छोड़ते हैं, जाने दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ कि साइकिल चलता है ना, साइकिल, साइकिल पे क्या स्पाइक्स लगे होते हैं, लगे होते हैं ना स्पाइक्स। तो मुझे बताओ साइकिल का स्पाइक्स चला कैसे, या पूरा व्हील कैसे घूम रहा है? इस एक्सल की वजह से। मेरी बात समझ रहे हो? किसकी वजह से? एक्सल की वजह से। अगर एक्सल टूटा तो गया खत्म। एक्सल टूटेगा तो काम होगा नहीं होगा। मतलब देख रहे हो ना, सर्कुलर वाला बीच वाला छोटा सा अंदर में सर्कल जो होता है, तो बेसिकली वो क्या करता है, अब ये तो स्पाइक्स इसको बैलेंस करता है कि इक्वल फोर्स लगे, एक्टिव फोर्स भी बोलो या फ्रिक्शन बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स लगे, वो इक्वली लगे। और इंटरेस्टिंग बात ये, जो भी फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, एक्सल पे लग रहा है, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो फोर्स लग रहा है बीच में लग रहा है, ये बात समझ में। और ये बीच में लग रहा है मतलब क्या हो रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सल ऑफ द साइकिल। आप समझ पा रहे? साइकिल मतलब व्हील, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? बोलिए, क्लियर है कि? अब जब आप चैन से साइकिल को खींचते हो, जब चैन से आप साइकिल को खींचते हो तो एक्चुअल में जो चैन है वो क्या करता है, क्या करता है, फोर्स तो लग रहा है सरफेस के ऊपर, पैडल उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में फोर्स कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सेंटर में। यानी जब हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल पे लगेगा कोई फोर्स तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल। ठीक है, बात समझ गए, बात को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं। अरे हाँ, ये दे एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, दूसरा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, देखो। और ये क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, साइकिल, ओहो, कोई बात नहीं। साइक्लिस्ट बेंड्स इट्स बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑन ए टर्न वाइल टर्निंग टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? आप देखते हो कि साइकिल को घुमाना है तो आप भी तो थोड़ा घूमते हो ना, मतलब अपने बॉडी को क्या करते हो, रोटेट कर लेते हो, ताकि वो सारा फोर्स किस पे आ जाए, आपके सेंटर पे आ जाए, है ना? आई होप कि अगर आप साइकिल चलाए होगे तो आपको पता भी होगा कि जब आप टर्न लेते हो तो आप भी मूव करते हो, गोल गोल घूमते हो, या सीधा रहते हो, आप अपना कमर को सीधा रखते हो, थोड़ा तो टर्न करते हो कि नहीं करते हो, बताओ, करते हो ना? ताकि हाँ क्या, सर। ताकि क्या हो कि जो हमारा मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में जा रहा था वो मूवमेंट चेंज हो जाए हमारा। बस सीधा सीधा जा रहे हैं, आगे में गली आया तो गली आने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा देखते रहते हैं, या थोड़ा हम भी मूव करते हैं, साइकिलिस्ट अपने बॉडी को भी हम घुमाते हैं, घुमाते हैं ना। तो क्या होता है कि जैसे हम अपने बॉडी को घुमाएं तो कहीं ना कहीं हम सारे फोर्स जो स्ट्रेट लाइन में लग रहा था वो हम क्या कर दिए, सेंट्रीपिटल बना दिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। रोड्स आर बैंक्ड एट टर्न्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मेकिंग ए टर्न। अच्छा, आपको पता है कि रोड जब हम जाते हैं तो एक टर्न होता है, तो सर्कुलर टर्न होता है, आप देखे हो? आगे से वो चाहते तो देखो ऐसे आपको फील नहीं आया, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है ना? रोड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक आदमी यहाँ से घूमेगा, तो आप देखते हो ये ऐसे सर्कुलर बना के रखते हैं वो लोग, अरे बना के रखते हैं ना जी, ऐसे करके, देखते हो कि नहीं? वो चाहे तो फ्लैट भी रख सकते हैं उसको, ऐसा लंबा लंबा भी रख सकते हैं ऐसा, लेकिन आगे से थोड़ा गोल कर देते हैं, आप समझ रहे हो, गोल कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कि भाई आपको अगर टर्न लेना है तो अपने बॉडी को भी थोड़ा टर्न कर लीजिए, नहीं तो आप बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका। अरे बोलो ना, सो गए? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो ए स्यूडो फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, अब क्या होता है जब हम अब यहाँ पे अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा ही होता है,
लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। इक्वल तो होता है लेकिन अपोजिट लगता है सेंट्रीपिटल के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा क्या होगा, अपोजिट लगता है। जरा ध्यान से देखो, जैसे क्रीम सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप ड्रायर यूज़ करते हो, है ना, तो ड्रायर यूज़ करते हो तो जिस तरह से हमारा एक तो होता है सेंटर की तरफ लगना और एक होता है उसके अपोजिट में लगना। कहाँ लगना, अपोजिट। क्रीम सेपरेटर, जब हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, जहाँ हम फोर्स लगा तो रहे हैं सेंटर की तरफ, लेकिन काम फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लग रहा, उसके अपोजिट में काम कर रहा है। वो काम कैसा करता है, अपोजिट की तरफ करता है। तो आप लोग क्या करना, एक काम और करना, नहीं तो मैं अभी आपको करके दिखाई देता हूँ, इतनी बात होगी तो आपको दिखा दे। देखो ऐसे दिख तो रही है ना, अरे यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो देख रहे हो, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगा, सर्कल के अंदर लगा ना, बोलो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कभी कभी एक ऐसा किए हो, जैसे रस्सी को कूदने वाला काम किया हो, रस्सी कूदे हो तुम लोग कभी, रस्सी कूदे हो, बोलो। हाँ, हाँ सर। रस्सी कूदे हो। देखो ध्यान से समझना, देखो ये मैं थोड़ा डायग्राम खोल दिया हूँ, हालांकि ये सब का कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ है। देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखो, सेंट्रीफ्यूगल में तो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है फोर्स लग रहा है, देख रहे हो ना, ये वाला सर्कल जो मैंने बड़ा करके रखा है बाहर की तरफ जा रहा है, और सेंट्रीपिटल में कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। अच्छा तुम लोग एक बात और बताता हूँ, तुम लोग ये देखो मौत का झूला, देखो मौत का झूला एक होता है ना, वो जो सलमान खान एक पिक्चर में कौन सा गोल गोल घूम के जाता है ऊपर में, रेस होता है ना, लगाता है वो। तो एक होता है सरफेस के ऊपर और एक होता है सरफेस की तरफ, है ना। तो कहीं ना कहीं जब बॉडी अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो हम सेंट्रीपिटल बोलेंगे, और बाहर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, बोलो, कोई हाँ डाउट है तो। सर। ठीक है ना, चलो ये चीज़ आपको पता लगना है। अगर अंदर की तरफ जा रही है तो सेंट्रीपिटल और बाहर की तरफ जा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डायग्राम्स की ज़रूरत होगी, बनाने में तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि फटाक से देख लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा भी है, एडिशनल एडवांटेज भी है कि अगर डायग्राम मुझे बताना होता तुम्हारों को क्लास में, लेक्चर रूम में, तो मुझे उसके लिए पूरा डिटेल में आपको देना पड़ता, बट यहाँ पे हम फटाफट देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। देखो बात है मोमेंटम की, मोमेंटम होता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है बताओ जरा, मास मास इनटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, बेसिकली मोमेंटम के लिए हम एम यूज़ नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पे मैं आपको लिखा हूँ मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। देखो सर आपने ऊपर लिखा है ना। अच्छा चुको एक सेकेंड, देखो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें, चलो मैं एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ, नहीं तो फटाक से 2 सेकंड तो लगता है ना, नहीं तो फालतू को टाइम वेस्ट कर। लीनियर मोमेंटम देखो, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि फिर विजुअलाइज नहीं कर पाओ तो फिर मज़ा नहीं आएगा जब उस डायग्राम में तुमको एक्सप्लेन करना है। देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला एम है ना, यहाँ देख रहे हो एम है, वी है, पी, तो मोमेंटम को पी से बनाते हैं, और लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट लाइन विद इन द क्या, स्ट्रेट लाइन। आप समझ गए बात को, चलो तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखो अगर ये बॉडी है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका पर्टिकुलर मास तो है ही और वेलोसिटी भी है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन यानी अलोंग ए पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, चलो इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स, इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब वेरी स्मॉल टाइम, एक फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमको धक्का देता है तो क्या 5 मिनट के लिए धक्का देता है या 1 सेकंड के लिए धक्का देता है, बोलो। किसी ने धक्का दिया है ना, खेल कूद में ही दे दिया, कुछ भी दे एक दिया, सेकंड। 1 सेकंड से भी थोड़ा कम ही होता है, लेकिन ठीक है चलो 1 सेकंड पकड़ लो। तो वो जो लगा ना इम्पल्स, बोलते हैं ना पल्स, तो वो हो गया तुम्हारा क्या, इम्पल्स हो गया। मतलब एक्चुअली में फोर्स है लेकिन बहुत कम टाइम के लगा। अब जैसे मुझे बताओ कि एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये बाल्टी है, बकेट है, पानी भरा हुआ है, इसको तुमको लेके जाना है, छत पर ले जाना है, इधर लेके जाना है, तो क्या तुम रेगुलर फोर्स लगाओगे, एक लगा करके छोड़ दोगे,
हाथ में पकड़े रहना पड़ेगा उसको, बराबर ना। छोड़ो ये सब बातें छोड़ते, अब मुद्दे पे आते हैं। एक बॉक्स है यहाँ पे रखा हुआ और तुमको यहाँ पे पहुँचाना है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। तुमको उसको रेगुलर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा या एक बार लगा के छोड़ दोगे। अब दो तरह की बात है कि अब रेगुलर फोर्स लगाते रहना। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है क्या कि अगर इसके अंदर व्हील है तो कुछ लोग इसको धक्का मार देते हैं, ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। एक बात ये होती है। अब जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या नाम है उसको, ट्रॉली होता है ना, तुम लोग हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो ट्रॉली लेके जाते हैं अपना सामान, हाँ। कपड़ा वपड़ा, तो उसमें रेगुलर फोर्स लगाते हो, लगा के छोड़ देते हो, हाथ में पकड़े रहते हैं। ट्रॉली लेके जाना होता है तो हाथ में पकड़े ही रहते हैं, उसको खींचते रहते हैं अपने पास, है ना। तो आप एक कुछ चीज़ें तो समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप क्या बोलते हैं, फुटबॉल है, फुटबॉल, अभी फुटबॉल में क्या रेगुलर लगाते रहते हो, एक बार मार दिया खत्म कहानी, ऐसा मतलब एक बार लगा दी तो चला गया ना जहाँ जाना था उसको, सही बात है कि नहीं। अब अगली बार फिर से बॉल आएगा तो फिर से करेंगे, लेकिन टेक्निकली तो एक सेकंड के लिए लगाया ना मैंने फोर्स, बोलो सही बात है कि नहीं फुटबॉल में। हाँ। तो बेसिकली हमने क्या दिया, इम्पल्स दिया, इम्पल्स, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम। लेकिन टाइम जो है यहाँ पे बहुत छोटे टाइम के लिए, क्या है, छोटे टाइम के लिए, ठीक। तो चलिए, फोर्स अगर होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और टाइम आप जब करोगे तो एस एस कट जाता है, तो आपके पास बचता है ऐसा यूनिट जो है न्यूटन सेकेंड होता है इसका। अब फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड, फोर्स इनटू टाइम न्यूटन इनटू सेकंड, और के जी मीटर पर सेकंड, के जी मीटर पर सेकंड। अब देखो आप खुद ही बताओ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, के जी पर मीटर स्क्वायर होता है ना। और इस बीच में तुमने क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, क्या आया, क्या आया, टाइम आ गया, है ना, नहीं बोलोगे। हाँ सर। तो वही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एस कट जाएगा, तो दो बार एस आएगा तो एक बार एस कट जाएगा। तो खैर वो सब तो खैर नॉर्मल चीज़ें हैं, फार्मूला पे पुट करो एस एस काटते रहो, वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, समझ में आया ना, अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर। नहीं है ना। चलो आगे की बात करते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात करें, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स और रोल्स ओवर अनदर बॉडी और on a surface then a force opposing the motion it acts between those surface of the body which are in contact, this force is called force of friction। देखो ये बड़ा सिंपल फॉर्मेट है। देखो साइकिल चलाते हो ना हम लोग, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, मुझे बताओ कार क्या कर रहा है, मुझे बताइए। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल बना देता हूँ, डायग्राम छोटा सा, ध्यान से देखिए, देखिए मैंने ये लाइन खींच दिया, ठीक है, और ये कार का व्हील्स है, क्या है, कार का व्हील, आप समझ पा रहे हो, मान लो ये कार है, तो मुझे बताइए ये दोनों सरफेस पे टच कर रहा है, ये कार का व्हील है ना, ये कर रहा है आपका कार का व्हील, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने ब्रेक लगाया तो बेसिकली जब ब्रेक लगाया तो क्या किया, ये रोल कर रहा है, तो इस सरफेस में फ्रिक्शन है, इसीलिए मेरा गाड़ी रुका। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉल गाड़ी रुकता ही नहीं, गाड़ी रुकता ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। यानी एक्चुअल में फोर्स फ्रिक्शन बोलते हैं एक रेजिस्टिंग बॉडी, कोई भी एक रेजिस्टेंस जो मूविंग बॉडी को रोक सके, मेरी बात, रेजिस्टेंस मतलब टू रेजिस्ट। तो व्हाट इज फ्रिक्शन, बेसिकली व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी और ऑन ए सरफेस सच दैट इफ ए अपोजिंग मोशन मीन्स अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसका अपोजिंग मोशन क्या होगा, उसको रोकना, यस, उसका रोकना ही, उसको रोकना ही तो उसका अपोजिंग मोशन होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जब गाड़ी पे फोर्स लगाए हम, सॉरी ब्रेक लगाए, तो ब्रेक हम किस पे लगाए, गाड़ी के ब्रेक पर लगाए, बॉडी पे लगाए, या ब्रेक पर लगाए, ब्रेक पर लगाए। और ब्रेक पे लगाए तो ब्रेक ने क्या किया, उस टायर को सिर्फ रोका, क्यों, क्योंकि टायर क्या है, सरफेस के कांटेक्ट में है और वहीं पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या किया, रेजिस्ट किया कि अब इसको मोशन में नहीं रखना है, इसको रोकना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए, क्लियर है, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, है ना, ठीक। वेन एवर द सर्फेस ऑफ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी each body exerts a frictional force on the other which is parallel to the surface in contact। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या है, स्लाइड कर रही है,
ठीक है, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो दोनों का जो फोर्स लगता है पैरेलल लगता है। पैरेलल का मतलब ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। जब आप देखो, अगर मान लो ये है और ये हमारा सरफेस है, तो ये जो है ना हमेशा इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा ना, मेरी बात समझ रहे हो, ये हमेशा पैरेलल फोर्स लगेगा। पैरेलल फोर्स का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर फोर्स जितना लगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा है वो फ्रिक्शनल फोर्स आगे जाके कम हो जाएगा, नहीं, अगर लगा है तो इक्वल रहेगा, ठीक है। और जिस सरफेस के कांटेक्ट में लगेगा वो पैरेलल लगेगा। क्या लगेगा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हो रहा है? एग्जैक्टली विथ द सरफेस इन कांटेक्ट एंड पैरेलल टू ईच अदर। मेरी बात ना, अब ध्यान से देखिएगा। अब बोलोगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आई पैरेलल क्या। मुझे बताओ, आप देखते हो कि एक गाड़ी चढ़ रही है इसके ऊपर, देख रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रही है, एक लिमिट नाम का चीज़ है कि नहीं फ्रिक्शनल फोर्स का? भाई टेक फ्रिक्शनल फोर्स तो पैरेलल हाँ वर्क सर। करता है, भाई चलो चलो हम कभी नहीं गिरने देंगे तुमको, गाड़ी आराम से चलेगी। लेकिन अपनी औकात तुमने छोड़ दी, थोड़ा चढ़े, ऊंचा चढ़े, चढ़े चढ़े कोई बात नहीं, चढ़े। अब क्या ये तुम पहाड़ पे चढ़ोगे क्या भाई? पहाड़ पे चढ़े 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 चढ़े। आप देखते हो कि जो लोग स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग छोड़ो, वो माउंटेनिंग करते हैं गाड़ी वाले लोग, उनका टायर देखते हो कैसा होता है, ग्रिप देखे हो ना कैसा होता है, ताकि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे। अगर नॉर्मल टायर यूज करेंगे अपन तो क्या होगा? क्या होगा? आपने अपनी औकात चेंज कर दी ऊपर ही बेसिक। नहीं था। देखो इसके पीछे लॉजिक ये है कि पैरेलल होता है क्या, द एंगल बिटवीन द सरफेसेस वुड बी ऑलवेज क्या, 0 डिग्री। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से समझना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कुछ भी, गड़बड़ किए तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। देखो देखो हो जाता है इसको। देखो देखो, पैरेलल का मतलब ये दोनों सरफेस है ना ऐसा। तो मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस आती है कितना बना रहा है? 0 डिग्री, और ये भी 0 डिग्री। बोलो बना रहा है कि नहीं? भाई ये तुम्हारा रोड है, नीचे वाला रोड है, और ये तुम्हारा किसका है? टायर है, मान लो ऊपर वाला। तो अगर इन दोनों साथ तुम चिपक के जा रहे हो, तो बेसिकली रोड भी 0 डिग्री पे है। मतलब ऐसा होता है ना, एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझ रहे हो ना? दिखाई दे रहा है ना, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर। तो बेसिकली हाँ रोड सर। रोड अगर एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो तुम भी जा रहे हो, तुम्हारा टायर भी रोड एक्स एक्सिस पे जा रहा है। लेकिन जैसे ही रोड थोड़ा चेंज हो जाएगा, रोड जैसे ही थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो बताओ मुझे, तुम्हारा एक्स एक्सिस तो ऐसा था लेकिन तुम थोड़ा ऊपर चले गए, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा एंगल चेंज नहीं हो गया? मान लो 30 डिग्री चेंज हो गया। बताओो, अब पैरेलल रहा क्या तुम्हारा टायर और तुम्हारा रोड का नहीं, सरफेस? एक्सिस। नहीं सर। एक्सिस का तो चेंज हो गया ना भाई। जब चेंज हो गया, इसका मतलब इसका भी एक लिमिट नाम की चीज़ होती है। क्या होती है? लिमिट नाम का मतलब उसने बोला था कि भैया हम जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स, हम तो काम तब तक करेंगे जब तक तुम पैरेलल रहोगे। हाँ एक लिमिट दे देता हूँ कि तुम 30 डिग्री तक ऊपर जा सकते हो, टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ तो 40 डिग्री तक। बट अब अगर औकात बदले तुम, तो सीधा फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाएगा। और अब तुम तो अब पैरेललिज्म कब रहेगा? जब हमारा क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, तब तुम्हारा रोड पे चलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, तुम्हारा लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर भेज देगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर अब सरफेस टूट जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा, यानी उनके बीच में कांटेक्ट टूटेगा, फोर्स खत्म हो जाएगा वहाँ से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात को क्लियर है कि नहीं? तो जब तक पैरेलल है तब तक तो ठीक है, अगर पैरेलल खत्म तो मामला खत्म। अरे एक बात और बता देता हूँ मैं, फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक लिमिट तक होता है। सेल्फ एडजस्टिंग है लेकिन एक लिमिट तक है ना? आप भी बोलते हो हम एडजस्ट करेंगे लेकिन तो कुछ लिमिट तक करेंगे। मैं बोलूँगा कि कल मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, बोलेगा नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 1 लाख तक कर सकता हूँ सर। कोई आदमी 10 लाख तक कर सकता है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर तुम ऊंचा जाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज तो हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे और चेंज हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे और चेंज हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। और ज़्यादा चेंज किए, ऊंचा पहाड़ पे चढ़े और फ्रिक्शन 0 हुआ तो तुम गिर जाओगे सीधा सीधा। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, हाँ नहीं सर। समझ में आया ना? तो एडजस्ट करता है लेकिन एक लिमिट के तक करता है, उससे ज़्यादा मतलब अगर तुम किए तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा।
अच्छा तुम लोग मौत का कुआं एक आता है ना, वो देखे होगे सर्कस में, वो क्या 5 घंटे तक चलाते रहते हैं कि 3-4 मिनट घुमा करके नीचे ला देते हैं गाड़ी को? भाई 5 से 10 मिनट घुमाते थोड़ी देर के लिए सर। फिर ले आते ना नीचे, बराबर ना? हालांकि चाहे तो चला सकते हैं देर तक, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है एक लिमिट तक, एक लिमिट तक वो ऊपर जा सकता है ना? लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ऐसा नहीं पता चला सुबह में चला है भाई, चल ही रहा है उतने देर से, तो फ्रिक्शन क्या है ना, एक लिमिट तक कर सकता है। लेकिन एक एक बात और बता दो, जब वो मौत का कुआं चल रहा है ना, तो वहाँ पे याद, अब मुझे एक बात बताओगे कि जब मौत का कुआं चल रहा है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल सर। सोच लो एक बार बाबू, सोच के बताओ मुझे, सोच समझ के बताओ, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? एक बात बताओ, मौत का कुआं अंदर से गोल होता है या बाहर से हो, बाहर बाहर की तरफ चलता है या अंदर की तरफ चलता है? अंदर की तरफ ना, है ना? बराबर ना? तो हाँ सर। कहीं तो हाँ अच्छा सर। एक बात बताओ, क्या उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है या नहीं होता है? भाई फ्रिक्शन हो, होता है या नहीं होता है? सर होता है। होता है, लेकिन एक पता है, एक रिस्क है कि गाड़ी जो है ना नीचे आकर के ही उतरना चाहिए, ऊपर नहीं रोक सकते गाड़ी, रोलिंग मोशन चल रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हो? टुवर्ड्स द सेंटर। कभी ऐसे सुने हो कि मौत का कुआं चला रहा है, चला रहा है, ऊपर में रोक दिया गाड़ी? होता है क्या? बताओ। नहीं मर सर। मर जाएगा बेचारा वो। क्यों? क्योंकि एक फ्रिक्शन ने उसको सेल्फ एडजस्ट करने का एक लिमिट दे रखा था कि भाई तुमको इतना तक तो दूंगा, गाड़ी रोकने का नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उस समय जब हम फास्ट चल रहे होते हैं तो उनके बीच में सरफेस और टायर के बीच में हम एक पर्टिकुलर एंगल बना रहे होते हैं, और जो कांस्टेंट रहता है हमेशा। एंड व्हेन द एंगल्स आर कांस्टेंट, इट इज सेड टू बी इन पैरेलल बट नॉट नेसेसरली। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शंस, आपसे कभी कभी पूछ देते हैं, कुछ एप्लीकेशन दे देते हैं और बोल देते हैं दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजीब अजीब सा ऑप्शन दे देंगे वो। अब बच्चे जो नहीं पढ़े हैं तो परेशानी हो जाएंगे। हम चलते हैं, वॉक करते हैं रोड पे, कि क्यों? कुछ बच्चा सोचेगा हम पैर पे धक्का लगाते हैं, पैर जमीन में हमें धक्का लगाता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग गया। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो, मन में तो यही चलेगा, लड्डू फूटेगा, एल्पेन लीवे है जी। भाई तुम पैदल चल रहे हो, क्यों चल रहे हो पैदल? क्या लग रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है कि सर हम चलना चाहते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो भी हमें फोर्स लगा रहा है। कुछ भी सोचते हैं। फिजिक्स में इतनी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि कुछ भी सोच लेते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसा बोला भी नहीं, लोगों ने मान भी लिया। तो हम चल क्यों पाते हैं? इसलिए चलते हैं क्योंकि हमारा जो लेग्स है और सरफेस के बीच में क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी क्या कर रहा है? रेजिस्ट करता है। अब ऐसा ही कब होता है? जब हमारा ऑयल गिरा हुआ होता है, ऑयल होता है ना, ऑयल स्लिपरी, और हम गिर जाते हैं, पैदल नहीं चल पाते उस पर। क्यों गिर जाते हैं? क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन भी होता है क्योंकि। फ्रिक्शन नहीं होता है उसके अंदर, यानी वो बॉडी रेजिस्ट नहीं करता है। वो चाहता है कि चलते ही रहो तुम, और चलते चलते कैसे रहेंगे? हम चलते थोड़ी रहेंगे, स्लिपरी सब्सटेंस में कैसे चलेंगे? तो गिर जाते हैं। तो वहाँ पे फ्रिक्शन की कमी होती है, इसीलिए हम वहाँ पे हम लोगों को वॉक नहीं कर पाते स्लिपरी में। और अगर स्लिपरी नहीं हो तो वॉक हम कर सकते हैं। समझे? चलो, द ट्रांसमोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए मशीन टू अदर पार्ट थ्रू बेल्ट इज पॉसिबल बाय फ्रिक्शन। अच्छा तुम लोग वहाँ गए हो, आटा वाटा पिसाने गए हो कभी? आटा नहीं, गेहूँ पिसाने गए हो? अरे बोलो ना जी, नहीं बोलोगे? हाँ सर। गए होगे तो ठीक है, नहीं गए होगे तो अंबानी टाइप परिवार से हो तो शायद नौकर लाता होगा तुम्हारा, है ना? ये देखो, एक्चुअल में मोटर तो इस पे लगा है, तो घूमिए क्यों रहा है भाई? मेरी बात समझ। मान लो यहाँ मोटर लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है ऐसा करके यहाँ पे, बट यहाँ से बेल्ट लगाया है और यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं? वो क्या बोलते हैं? वी डाल रहे हैं, और यहाँ से फ्लोर निकल रहा है।
भाई मोटर यहाँ लगा है तो इसी को घूमना चाहिए ना, ये क्यों घूम रहा है? और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं। अरे बोलो ना, समझे कि नहीं बात को? तो ऐसा क्यों हाँ हो सर। पाता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स चल रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा रहा है उतना ही इसमें लग रहा है, इसलिए वो दोनों मूव कर पाते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और बात करते हैं। कभी कभी देखते हो किसी का बाइक खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, कुछ लोग जुगाड़ लगा देते हैं, रस्सी से खींचते रहते हैं बैठ के, हैं? तो बेसिकली जो पहला वाला बाइक जो सही है और दूसरा बाइक जो खराब है उसे रस्सी लगा के खींच रहे हैं। तो मुझे बताओ, इस पहले वाले बाइक का टायर के सरफेस के साथ और दूसरे बाइक का टायर के सरफेस के साथ फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? अब बोलोगे सर एक जो बड़ा पहला गाड़ी खींच रहा था वो बहुत हेवी था, एकदम 1 लाख रुपए वाला था, जो बाइक हम खींच रहे थे वो हल्का था। अपने वैसी बात नहीं करनी, मुद्दे की बात करते हैं। कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम होना चाहिए, तभी तो वो सेम स्पीड से दोनों आगे बढ़ेंगे। अरे बोलो ना, सही बात है ना, है कि नहीं? तो ऐसा भी लोग जुगाड़ लगाते कि बेल्ट लगा दिया, रस्से लगा लिया, खींच रहे हैं उसको। आजकल तो ओलम उसमें भी चलने लगा है, दांत से खींचने लग गए हैं लोग पैर। तो बच्चों बताओ, दांत से खींच रहे हैं तो क्या दांत पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है या पैर पैर का लग रहा है जमीन के साथ और ट्रक का लग रहा है जमीन के साथ? तो ट्रक का जो सरफेस के साथ लगा है फ्रिक्शनल फोर्स वो सेम है ना आदमी का बॉडी का पैर के साथ उसके सरफेस के साथ लग रहा है, तभी तो वो ट्रक को खींच पा रहा है। ऑयली ऑयली जगह होता तो खींच पाता क्या वो? अरे खींच पाता क्या? नहीं सर। नहीं खींच पाता, सीधी बात है। चलो, ब्रेक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। ब्रेक क्या करता है, उसको रोक देता है। रोक करने का मतलब क्या होता है, उसको फ्रिक्शन, इसीलिए ब्रेक्स जो है ना रबड़ के बने होते हैं। क्या होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। समझे कि नहीं बात को? तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे काम करता है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। अरे बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं सर। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल ना कुछ भी दे सकते हैं वो, तो थोड़ा लॉजिक लगा के जवाब देना। हाँ, जरूरी नहीं कि जो किताब में हम पढ़े वही एग्जाम्पल देंगे वो लोग। वो एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं डे टू डे लाइफ का। तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा ही एग्जाम्पल चाहिए जो मैं पढ़ के नहीं गया। अरे थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है भाई, है कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी। अच्छा, देखो अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बॉडी है यहाँ पे और इस पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, बॉडी मूव किया, बॉडी मूव किया, यस बोलो। लेकिन बॉडी उधर मूव किया हाँ सर। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था। यानी अगर मैंने फोर्स लगाया इधर तो बॉडी भी मूव करेगा आगे, है ना? अब तुम किसी चीज़ को खींचते हो, ट्रॉली खींचते हो, तो तुम कहाँ लगाते हो फोर्स? अपनी तरफ लगाते हो या बाहर की तरफ लगाते हो? अपनी तरफ। तो बॉडी कहाँ मूव करता है, ट्रॉली कहाँ मूव करता है? अंदर की तरफ, है ना? आपके साथ साथ चलता है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है पता है? अब आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। ये ट्रॉली है, देखो गंदा हैंडराइटिंग पे मत जाना, ये तुम्हारा ट्रॉली है, ये तुम चल रहे हो, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन तुम्हारा किसके साथ चल रहा है? ये लड़की बन गई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना, ये लड़की बन गई, ये तुम हो मान लो। प्रॉब्लम क्या है? ये लड़की है, पैर, ये पैर है इसका, और ये ट्रॉली है, ट्रॉली को तुम हाथ से खींच रहे हो। तो मुझे बताओ, यहाँ पे दो तरह के फोर्स लग चुके हैं, आपको पता है? एक फोर्स वो कि आप फोर्स एक सर्टेन फोर्स से उसको खींच रहे हो, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपका आपके पैर के साथ और पैर का धरती के साथ, आई मीन जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ। सेम टू सेम सिमिलर फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लग रहा है? जो ट्रॉली है उसका टायर जो है वो किसके साथ लग रहा है? सरफेस के साथ। आप समझ पा रहे हो? तो कभी कभी एग्जाम में इसे फंसा देते हैं कि ए लेडी इज क्या बोलते हैं, पुलिंग हर ट्रॉली, तो द टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज, तो
फ्रिक्शनल फोर्स एंड फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स। अब बोलेंगे अरे हम खींच रहे हैं तो नॉर्मल हाथ पे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से लगेगा? तो लोग ऐसे सोचेंगे तो गलत है, तो उसमें लिखा रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स एंड लीनियर फोर्स बोथ। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझे कि नहीं? अरे बोलो ना। सही है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर है? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो वर्क जो, अच्छा वर्क जो है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो कि मैं बोलो कितना काम किए, तो तुम बोलोगे 100 जूल, सॉरी 100 जूल। तो ये कुछ भी हो सकता है कि मैंने 20 न्यूटन का क्या लगाया, फोर्स लगा, और बॉडी जो है 5 मीटर चला, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा और फोर्स न्यूटन होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि वर्क का मुझे बताओ ऐसा यूनिट क्या है, तो वैसे तो ऐसा यूनिट जूल होता है, लेकिन मैं और दूसरे टर्म्स में बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे? न्यूटन मीटर। क्या बोलोगे? न्यूटन मीटर। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब बोलो, अब मुझे बताओगे कि मैं एक पॉजिटिव वर्क किया, तो मुझे एग्जांपल बताओ कि मैंने एक पॉजिटिव वर्क किया, बताओ। क्या मैंने ट्रॉली खींचा, ट्रॉली मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है मेरे साथ, क्या ये पॉजिटिव वर्क है कि निगेटिव वर्क है? ये जीरो वर्क है। बोलो। हम्म पॉजिटिव वर्क। हम्म। दीवार पे धक्का दिया, दिए जा रहा हूँ, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, सलमान खान भी आ गया, धक्का दिया जा रहा है, दरवाजा मूव करेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं सर। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो, कुछ काम नहीं किए तुम। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो, है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? है ना? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, सॉरी वर्क नेगेटिव, आप उसको आगे आगे पुश कर रहे थे, मतलब आगे ले जा रहे थे, वो वापस पीछे आ गया। मतलब हम वर्क तो होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उस जगह पे नहीं हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो क्या होगा? वर्क निगेटिव। समझ रहे हैं बात को? अरे भाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा तो पॉजिटिव होगा, यस, बट अपोजिट हुआ तो देखो मैग्नीट्यूड तो होगा, ये तो पक्का है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो मैग्नीट्यूड तो होगा कि 10 मीटर चला, 5 मीटर चला। लेकिन निगेटिव हुआ मतलब मैग्नीट्यूड तो है, -5 -7 कुछ निगेटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट तो लिख ही दिया, न्यूटन मीटर, जूल होता है, एंड सीजीएस यूनिट इसका अर्ग होता है, ERG, अर्ग। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर। अब मुझे बताओ, एक सलमान खान है और एक राजपाल यादव है। सलमान खान को मैं बोलूँगा कि 15 लीटर का बाल्टी है और 15 सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है, और राजपाल यादव को बोलूँगा 15 सीढ़ी चढ़ना है। 1 घंटे में सलमान खान ज़्यादा पानी भर करके ला सकता है 15 सीढ़ी चढ़ के, या राजपाल यादव? बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सलमान खान। सलमान खान। मतलब एक बात समझ में आया कि टाइम रेट का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा स्लो काम करेगा राजपाल यादव, और सलमान खान थोड़ा तेज जाग कर लेगा। वैसे बोलो कहाँ सर इतना बड़ा बॉलीवुड एक्टर को पानी भरवा रहे हो? बोले कि नहीं भैया मैं तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो टाइम रेट का मतलब हो रहा है कि पर यूनिट टाइम में कितना काम करता है। मान लो कि सलमान खान को उठाने में सिर्फ 2 मिनट में पहुंचा देता है वो, और इसी चीज़ को 4 मिनट लगा देता है कौन? राजपाल यादव। तो मुझे बताइए इफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? सलमान खान की। यानी टाइम रेट का मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, कुछ भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है। तो 1 मिनट में आपने कितना काम किया वो पावर है, 1 सेकेंड में आपने कितना काम किया वो भी पावर है, 1 घंटे में आपने कितना काम किया वो भी पावर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो पर यूनिट टाइम, टाइम रेट, रेट किसी भी तरीके से हो सकता है, टाइम कैन बी इन सेकेंड, मिनट,
आवर, डेज, ईयर्स, कुछ भी है ना। समझ रहे हो बात को, क्लियर है कि नहीं। अब एक स्टूडेंट को छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूँ तुमसे। एक स्टूडेंट है जो 3 मिनट में एक पेज लिख देता है, एक स्टूडेंट है उसी पेज को लिखने में 12 मिनट लगाता है। तो मुझे बताओ आप क्या बोलोगे, ये बहुत पावरफुल आदमी है? क्या बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं बोल सकते हैं क्या कि बहुत पावरफुल आदमी है? भाई लिखना भी तो काम ही होता है। लेकिन मुझे बताओ फोर्स तो लगाए तुम, पेन पे लगाए, लिखने में सब कुछ हुआ है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पावर तो लगा है। तो कहीं ना कहीं इट रिलेट्स टू व्हाट, इट रिलेट्स टू व्हाट, वर्क डन। वर्क मस्ट बी डन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यूनिट ऑफ का जो पावर है जेम्स वॉट लेकर आया था, और वॉट इसका क्या है, पावर का यूनिट है। आई होप कि ये तो पता ही होगा सब लोग को। वन यूनिट, वन अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। ज़्यादातर मशीन्स में यूज़ किया जाता है ये। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। किलो वाट है 1000 वाट, यानी 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट जो है, मेगा होता है 6 पावर के 6, और किलोवाट आवर हो गया 10। ये याद रखना, हाँ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बात क्लियर है? ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं? तो 3.6 हाँ इंटू सर। 10⁻6 जूल ये होता है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है एनर्जी का, एनर्जी का है, याद रखना, पावर का नहीं हो। तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। वो तो आप बोलोगे कि सर कि पावर जैसा था है, टाइम भी है इसके अंदर, नहीं, किलोवाट आवर है तो ये एनर्जी का है, पावर का नहीं है। ठीक। अच्छा, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना काम कर सकते हो, कितनी एनर्जी है आप में। ठीक है। सलमान खान को बोलोगे भाई 2 घंटे 5 कितने बाल्टी तुम ला सकते हो 3 घंटे में, तो वो बोलेगा 200 बाल्टी। राजपाल यादव बोलेगा 50। तो कहीं ना कहीं एनर्जी की बात है, बोलते बहुत एनर्जेटिक आदमी है भाई, बहुत एनर्जी है इसमें। पर एनर्जी जो हमका चीज़ टेक्निकली कुछ नहीं है, ये वही चीज़ है कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी, है ना। यूनिट जूल है इसका, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट जो होता है सेंटीमीटर ग्राम स्केल जो होता है हमारा, है ना, उसमें अर्ग बोलते हैं एनर्जी का यूनिट को। लार्जर यूनिट जो होता है किलो जूल होता है। किलो जूल मतलब 10⁻³ जूल। वर्क अगेंस्ट डन अगेंस्ट ए फोर्स इज स्टोर्ड एज एनर्जी। जो आप वर्क हम करते हैं वो किस तरह से स्टोर्ड होता है, एनर्जी के रूप में होता है। अगेंस्ट ए फोर्स, ध्यान रखना कि आपने कोई फोर्स लगाया, आपसे कुछ काम हुआ, तो आप कहेंगे कि आपने कुछ काम किया, बेसिकली आपने एक एनर्जी का यूज़ किया। एग्जाम्पल कि व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट देन विकेट इज थ्रोन अवे। एक बात बताओ, बॉलर ने बॉलिंग किया, बॉल ने विकेट की गिल्लियाँ उधेड़ दी, तो बताओ काम किसने किया, बॉल ने, बॉलर ने, या विकेट ने? बोलो, काम किसने किया? बॉल ने किया, बॉलर ने किया? बॉल ने। बॉल अकेला कैसे काम करेगा? सर बॉलर। तो बोलोगे बॉल के अंदर बहुत एनर्जी है। देखो क्या हुआ, जब बॉलर ने बॉल किया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। मेरी बात समझे? जब बॉलर ने बॉल फेंका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हो? अब वो बॉल में इतनी ताकत है कि गिल्लियाँ को उधेड़ सकता है वो। बहुत सारे बच्चों का मेरे स्कूल में पूछा था, सर ये एनर्जी स्टोर कैसे होता है? स्टोर कैसे हो सकता है, एनर्जी जमा कैसे होगा? अब देखो, जो जो थोड़े गंवार पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं बेटा तुम खाना खाते हो ना, तो तुम खाते हो तो ताकत आ जाती है, और जब तुमको भूख लगती है तो एनर्जी ख़त्म हो गया, एनर्जी तुम्हारा स्टोर जो था ख़त्म हो गया। ये तो वैसे वाली बात होगी। बट टेक्निकली व्हेन यू थ्रो ए बॉल, तो व्हाट हैपेंस हियर, it is moving upwards. It means that it will move to that level, the type of, the amount of energy which is stored inside it. Am I right or not? Tell me. Yes, समझ में आया नहीं आया? बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर। एक आदमी है जो बॉल फेंक रहा है, बहुत थोड़ा दूर तक ही जाके गया ऊपर, एक ने फेंका बहुत दूर गया। तो मुझे बताओ, बॉल वही, आदमी अलग अलग फेंका है, तो एक का दूर चला गया, एक का स्लो कैसे चला गया?
क्योंकि जिसने जो एनर्जी लगाया वो एनर्जी स्टोर हो गया बॉल के अंदर, तो वो चला गया ऊपर। नहीं समझे? है कि नहीं? और वो कब तक होगा? जब तक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो कैपेसिटी तो है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्लियर है या नहीं है बताओ? बोलो क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। When a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, then it drives the nail into wood. मुझे बताओ, तुमने हैमर को उठाया, जोर से पीछे से मारा, तो बताओ हैमर के अंदर क्या चला गया? क्या गया? बोलो। अरे क्या गया? एनर्जी गया कि नहीं? स्टोर हो गया कि नहीं उसके अंदर? अब वो एनर्जी चेंज हो गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया किसके अंदर? नेल पे। अब नेल पे गया तो नेल के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया। आपको पता है एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर, इट कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सुने हो ना ये चीज़? तो नेल पे चला गया और नेल क्या कर रहा है? वुड के अंदर चला गया। अच्छा, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, तुम लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना? है ना? अभी वैसे फील नहीं आया क्या तुम लोगों को? देखो ये ब्लॉक है, मान लो दिखाई दे रहा है ना सबको? ये देखो, ये हैमर है, हैमर, ये नेल है। अब इस पे जब हम इस पे फोर्स लगाए या ताकत लगाए, हाथ से उठाए, फोर्स लगाए 20 न्यूटन का, तो अब जब ये फोर्स लगाए तो क्या एनर्जी स्टोर हुआ कि नहीं इस हैमर के अंदर? बोलो। अब वो किस पे गया? नेल के ऊपर। नेल पे जाने से जब इस पे ताकत लगा, फोर्स लगा, तो वो एनर्जी किस पे ट्रांसफ़र हो गया? नेल के ऊपर। अब नेल क्या जाएगा? अंदर जाएगा, क्योंकि वो अब किस पे फोर्स लगाएगा? किसके ऊपर लगाएगा? किसके ऊपर? वुडन ब्लॉक के ऊपर। लेकिन वुडन ब्लॉक पूरा नहीं घुसा, पूरा जो है नेल अंदर नहीं गया। एक बार में एक बार हैमरिंग किए तो नहीं गया, तो दोबारा किए। क्यों किए? क्योंकि जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी उतनी एनर्जी उसको नहीं मिली है पूरा अंदर जाने के लिए। बात क्लियर है कि नहीं? बताइए, बोलो बोलो। इसीलिए कंटिन्यूसली क्या करते हैं? हैमरिंग करते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो, नहीं बोलोगे? ठीक है। अच्छा, द एनर्जी विच इज पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से, अब तुम उसको रोकना चाहोगे तो तुमको उसका अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी वो रुकेगा। यानी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है। वैसे ही अगर पोजीशन और मतलब बॉडी अगर मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, अगर व्हील्स घूम रहा है तो इसके अंदर एनर्जी है तभी ना घूम रहा है जी। बोलो। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? तो आप बोलोगे मोटर से आ रहा है। मोटर कहाँ? पेट्रोल है। केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो है इसके अंदर। तो आप समझ रहे हो कि पेट्रोल से गया वहाँ पे, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी हुआ, पिस्टन से काम किया, पिस्टन से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। बात क्लियर है? आगे की बात आती है कि चेंज इन पोजीशन। अगर कोई बॉडी यहाँ पे था, वो बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट से बी पे आ गया, तो आप क्या बोलोगे? इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। क्योंकि इसको मूव करा के दूसरी जगह लाने में भी तो एनर्जी लगी है भाई। एक बॉडी को दूसरी जगह ले जाने में भी तो लगा है ना एनर्जी। अब एनर्जी जो है कहीं ना कहीं फोर्स के टर्म में हम लोग लिखते हैं, जिसको हम पावर बोलते हैं। अरे बोलो ना, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स तो लगा ही लगा है, टाइम तो लगा ही लगा है पहुंचाने में उसको। तो टेक्निकली लगा क्या है? एनर्जी लगा है। लेकिन अगर पोजीशन के हिसाब से लगा, एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह लगा दिए, रख दिए तुम, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। या फिर चेंज इन शेप, जैसे कि मान लो ये है तुम्हारा ना, ये स्प्रिंग है, अभी इसको तुम खींचोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, दूर दूर तक चला जाएगा। तो बताओ कौन सी एनर्जी लगा? पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं। वैसे तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम आगे पढ़ेंगे, बट टेक्निकली तुमने शेप में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। शेप में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो क्या लग गया? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एक बॉडी इन मोशन एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बोलो क्लियर है?
हाँ सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना हाँ है, सर। एकदम ईमानदारी से एकदम ध्यान रखना है। चलो, हीट इंजन में क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है हीट इंजन में क्या होगा, हीट एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन रहता है तो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, बाद में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी चेंज हो सकता है ना। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, सोलर सेल में सोलर एनर्जी जो धूप वाला है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बल्ब जलाते हैं हम लोग। प्लेइंग सितार, जब सितार बजाते हैं ना तो हाथ से बजाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू साउंड एनर्जी। माइक्रोफोन, अभी मैं बात कर रहा हूँ तुमसे तो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना भाई, तो मेरा साउंड एनर्जी किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो वेव्स के थ्रू चला गया आपके पास। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं उसको। बैटरी में बात करेंगे, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल होते हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर है, पानी भरना होता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं घर पे, बिजली से चलता है वो, और मैकेनिकल जो घूमता है फिर पानी ऊपर चढ़ जाता है। फोटो सेल में हम बात करेंगे, लाइट एनर्जी चेंज होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी होता है मतलब लाइट्स हम डालते हैं और वो फाइनली चेंज किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर लास्ट में आता है डायनामो। डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामो हम यूज़ करते हैं, डायनामो हम लोग वहाँ भी यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, जब हमें रोड वगैरह बनाना होता है तो डायनामो का यूज़ करते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी, और बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके हम लोग रोड्स वगैरह तोड़ तोड़ के मतलब क्लियर करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। आपको पीडीएफ मिल चुका है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे, बाय।